हाय गाइस, मेरा नाम है नमन शर्मा और मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर्स पार्ट 3। करंट अफेयर्स पार्ट 1 और 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यूपीएससी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। ओके, तो जो पहला करंट अफेयर्स है वो पीएम आवास योजना का मकसद ये है कि 2022 तक हर देश के नागरिक के जिस पे घर नहीं है उसे छत मिल जाए, उसे एक घर प्रोवाइड करवाना, ये स्कीम का मकसद है। अब इसमें क्या है, 4 कंपोनेंट है। या तो जो है जो स्लम वगैरह में लोग रहते हैं उनको वहां की जमीन को ही रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करके घर बना के दे देना, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, लोन प्रोवाइड करना, उस पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर देना। तीसरा कंपोनेंट ये होता है कि हम पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से मिलकर अफोर्डेबल हाउस बना के उन्हें दे दें। चौथा ये है कि सब्सिडी प्रोवाइड कर देना, अगर कोई इंडिविजुअल खुद का घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है तो उसको उस कंस्ट्रक्शन में सब्सिडी प्रोवाइड कर दे। तो ये 4 इसके पार्ट है। अब इस 4 पार्ट में से अब देखिए 3 ग्रुप होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बिल्कुल लोअर, सबसे कम इनकम ग्रुप वाले होते हैं, फिर होता है लोअर इनकम ग्रुप और एक होता है मिडिल इनकम ग्रुप। तो जो सबसे कम रिसोर्सेज वाले हैं, जिन पर सबसे कम आमदनी है, मतलब सबसे गरीब तबका, उसको तो ये चारों कंपोनेंट के लिए एलिजिबल है। मगर जो लोअर इनकम ग्रुप है और मिडिल इनकम ग्रुप है वो सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल है, ठीक है। मैंने तो आप समझ गए, पीएम आवास योजना में 4 कंपोनेंट है, और जो लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है, वो सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब ये जो स्कीम है तो इसके लिए कोई नोडल एजेंसी होगी, तो 2 नोडल एजेंसी हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये इसके लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए, ठीक है। तो पीएम आवास योजना का मकसद क्या था, 2022 तक हर आदमी के घर पे, हर आदमी पे छत हो, ये इसका मकसद है। हर आदमी के घर पे नहीं, सॉरी, हर आदमी पे अपनी छत हो, ठीक है, कोई बिना छत के ना रहे। अब ईएसआईसी मतलब ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है, एक जने की पेंशन कंफर्म करना। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको, या ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके बाद में जब वो काम करने लायक नहीं रहे तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये इसका मेनली काम है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें फंड कौन प्रोवाइड करता है, तो होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, जो खुद काम कर रहा है वो और जिसके काम कर रहा है वो, दोनों इसमें फंड प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है, ये किसके द्वारा ये कैसे अप्लाई होता है, वो होता है एक एक्ट के द्वारा, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईएसआई एक्ट 1948। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम जो जो फंड प्रोवाइड कराया था एम्प्लॉयर का, उसमें थोड़ा फंड हम भी प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसकी देनदारी थोड़ी कम कर दी है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये इसकी एलिजिबिलिटी है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो, और वैसे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, मगर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और जो 21,000 से कम की सैलरी ले रहे हो, वो उनके लिए कंपलसरी है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, मैंने इससे पहले आपको बताया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने करी थी, वो अंकटेड ने। तो अंकटेड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है 1964 में। ये यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है। यूएन सेक्रेटरीट क्या है, यूएन के बेसिकली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ऐसे 6 ऑर्गन्स है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो उसमें से यूएन सेक्रेटरीट का पार्ट है अंकटेड। तो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वह इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आजकल इन्वेस्ट रिपोर्टों पे बहुत क्वेश्चन, यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंकटेड की एक रिपोर्ट अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट अंकटेड रिलीज करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है 19 वाशिंगटन में, और ये कब स्टेब्लिश हुई थी, 1944 में। अब वर्ल्ड बैंक के 2 पार्ट है, आईबीआरडी और आईडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखिए रिपोर्ट मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट, कुछ और रिपोर्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है, याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। चलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ये क्या होता है कि
इसमें क्या हुआ था, रिसेंटली न्यूज आई थी कि एक एनाकोंडा ने एक यंग वन को जन्म दिया है विद द प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि जब फीमेल विदाउट एनी मेल वो यंग ऑफस्प्रिंग को जन्म दे, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। विदाउट एनी मेल कोई फीमेल किसी यंग ऑफस्प्रिंग को जन्म दे तो उसे पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। अब क्या, शीथ ब्लाइट डिजीज, ये फंगल डिजीज है जो राइस में होता है। ये बेसिकली रेनी सीजन में ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके पीछे जो फंगल इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं राइजो ऑक्टोनिक सोलानी, ठीक है। ये राइस को इफेक्ट करता है और 60% तक राइस की जो प्रोडक्टिविटी है डिक्रीज कर देता है। ये कौन से सीजन में इफेक्ट करता है, रेनी सीजन में। अब ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है, नासा का एक मिशन है। तो नासा का ये मिशन है, इसमें क्या होगा कि जो टाइटन है, सैटर्न का एक मून है, उस पर हम एक रोवर भेजेंगे, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई मिशन का मकसद है 2024 तक। अब ऐसा नहीं है कि ये पहला मिशन है, इससे पहले कैसिनी नाम का मिशन भेजा जा चुका है नासा, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और इटालियन स्पेस एजेंसी द्वारा मिलकर, ठीक है। आप समझ गए ड्रैगन फ्लाई मिशन का कौन सी एजेंसी भेज रही है, कहाँ भेज रही है, क्या मकसद है। और इससे पहले ये पहला मिशन नहीं है, इससे पहले भी भेजा जा चुका है। क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि क्या ये पहला मिशन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। तब आरोग्य पाचा प्लांट, ये रिसेंटली न्यूज में था। तो क्या हुआ, ये प्लांट है जो ये एक मेडिसिन बनाने का काम आता है, जीवन, मतलब ये एनर्जी वगैरह देता है प्लांट, ठीक है। विगर एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करता है इस प्लांट पे, मेडिसिनल कैपेसिटी है इसकी, हर्ब है। तो ये जो एंडेमिक है इसे अगस्थमलाई हिल में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो प्लांट है वो कानी ट्राइब जो वहां पे पाई जाती है वो बहुत इस्तेमाल करती है। याद रखना, कानी ट्राइब भी न्यूज में आ चुका है। अब ये पूछ सकते हैं कि कानी ट्राइब कहाँ रहती है, तो आपको पता होगा कि एरिया बिलोंगिंग टू अगस्थमलाई हिल, ठीक है, बेसिकली केरला वगैरह वाला एरिया। अब ये न्यूज में था कि पोर्टो विलियम सदर्न मोस्ट सिटी बन गई है दुनिया की। सदर्न मोस्ट सिटी मतलब ये सबसे साउथ में जो सिटी है उसका नाम हो गया पोर्टो विलियम। पहले ये टाइटल अर्जेंटीना के उशियो सिटी पे था। अब पोर्टो विलियम को पहले सिटी का दर्जा प्राप्त नहीं था, चिली ने सिटी का जैसे दर्जा प्राप्त किया तो ये सदर्न मोस्ट सिटी बन गई है। देख लीजिए, ये अर्जेंटीना, ये चिली, यहाँ कहीं है पोर्टो विलियम्स, ठीक है। अब इसको सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये मैप में इंपॉर्टेंस हो गया, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्टेट पूछ सकते हैं, मैगलिन स्टेट कहाँ पे है, बीगल चैनल कहाँ पे है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे कि बहुत आउट ऑफ टॉपिक पूछ लिया, बहुत डीप में पूछ लिया, नहीं, क्योंकि ये न्यूज में पोर्टो विलियम है तो इसके आसपास का एरिया सब न्यूज में सब इंपॉर्टेंट हो चुका है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कौन सी लैंडलॉक कंट्री है साउथ अमेरिका में, तो इसलिए साउथ अमेरिका का मैं ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब ये एक टूल है, ऑनलाइन टूल है, बेसिकली WHO द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या इसका काम क्या है, एंटीबायोटिक का यूज को देखना, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज बढ़ते जा रहा है। इससे लोग क्या हो रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का यूज बढ़ते जा रहा है, तो जब एंटीबायोटिक्स का सच में यूज करना पड़ता है तब वो काम नहीं आती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप कर गया, ठीक है। तो ये जो अवेयर टूल है इसका फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर एक्सेस, मतलब जो एंटीबायोटिक्स का एक्सेस है वो प्रोवाइड हो, ये देख करना। फिर वॉच करना कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स हमेशा अवेलेबल हो और नहीं, ठीक है, होनी चाहिए, मतलब हमेशा अवेलेबल हो, इसकी प्रोवाइडेंस देखना। एक्सेस मतलब सब पे अवेलेबल हो, ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे है नहीं। एक्सेस और वॉच लगभग एक सी बात है। और रिजर्व का काम है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ उसी में इस्तेमाल हो जब जरूरत हो, बिना बात के एंटीबायोटिक्स नहीं दिया है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि वायरल डिजीज के लिए भी एंटीबायोटिक लोग लिख देते हैं, जबकि एंटीबायोटिक तो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए काम आती है, ठीक है। अब ETS ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात पहला ऐसा स्टेट बन गया पूरी दुनिया में जिसने ये टाइप का ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया। अब EDS क्या होता है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब क्या होगा, सपोज दो फैक्ट्री है, अब मैं ए फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री बी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, दो फैक्ट्री है, मैं अपने दोस्तों का नाम लूंगा कि एक फैक्ट्री का मालिक है भालू और दूसरी फैक्ट्री का मालिक है अनमोल, ठीक है। अब भालू की फैक्ट्री को इजाजत है कि 100 किलोग्राम CO2 वो एवॉल्व कर सकता है साल भर में, और जो अनमोल की फैक्ट्री है वो कर सकती है 200 किलोग्राम। अब क्या हुआ कि अनमोल की फैक्ट्री ने करा 150 किलोग्राम सिर्फ, और भालू ने 100 से ज्यादा कर, भालू को 150 किलोग्राम चाहिए। तो क्या करेगा अनमोल, अपनी जो फैक्ट्री का जो 50 किलोग्राम बचा है वो कैपेसिटी सेल आउट कर देगा
भालू को, और भालू वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो जो एमिशन है उसको ट्रेड कर देना। उससे 100 से 150 करनी थी, मगर उसकी लिमिट 100 थी, और 200 वाले ने सिर्फ 150 खर्च करा, उस पर 50 बचे, तो वो उसको ट्रेड कर दे पैसों के बदले। ठीक है, ऐसा बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग स्कीम। गुजरात पहला स्टेट बना पूरी दुनिया में। अभी ऑपरेशन संकट, ऑपरेशन संकट क्या है कि इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किया गया है। जो हमारे जो जहाज वगैरह आते हैं, क्योंकि ये गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, तो ये देखिए ये पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे से जितनी भी ऑयल वाली कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह, इससे यहाँ पे हमारा ऑयल वगैरह ट्रांसफर होता है, इंडिया तक आता है। ठीक है, तो यहाँ की देख रेख करने के लिए कि कोई अटैक ना हो वगैरह करने, हमारे शिप्स को बचाने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा कि हमारे जो नेवी के कुछ जहाज हैं वो इस रूट की रक्षा करेंगे, प्लस जो उस जहाजों पे हेलीकॉप्टर वगैरह वो भी एयर से पूरे रूट को देखेंगे, क्योंकि यहाँ ये पायरेट वाला इलाका भी है। ठीक है, पायरेसी वगैरह से बचाने का भी काम है। ठीक है, तो याद ये सारी कंट्रीज पूछ सकते हैं आपके, पर्शियन गल्फ से कौन कौन से कंट्रीज टच करती हैं, गल्फ ऑफ ओमान से कौन सी कंट्री टच करती हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेट कौन सा है, हॉर्मुज स्ट्रेट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। ठीक है, अब वरुणास्त्र क्या है? अब ये एक टॉर्पीडो है, डेवलप किसने किया? डीआरडीओ की नेवल टेक्नोलॉजिकल साइंस लेबोरेटरी और भारत डायनेमिक लेबोरेटरी ने। अब ये क्या हुआ कि ये कोई फ्रिगेट है या वॉरशिप है हमारी, कॉर्वेट वगैरह, वो क्या करेंगे, कोई सबमरीन नीचे से वो कर रही है, उसको रेडार ने पकड़ लिया, तो ये टॉर्पीडो लॉन्च करेगा और सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, अभी पूछ सकते हैं कैसे प्रोपेल्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड है। डीजल से पूछ सकते हैं कि क्या ये डीजली प्रोपेल्ड है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपने अगर ये बारीकी नहीं पकड़ी होगी। तो ये इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड टॉर्पीडो है। ये किसने इंडिजीनियसली, सॉरी यार क्या फंबल हुआ था, इंडिजीनियसली डेवलप है बाय डीआरडीओ एंड बीडीए। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वरुणास्त्र। अब मरीन लेटर प्लास्टिक इनिशिएटिव, ये पूछ सकते हैं इनिशिएटिव किसका है। अब ये यूएनईपी द्वारा भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैंपल दे दिएंगे यूएनईपी, आप सोचेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो सी टेक कर देंगे, जबकि ये इनिशिएटिव G20 द्वारा लॉन्च है, और ये बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी बेसिस है। इसका काम क्या है, जितने भी मरीन लिटर है उसको कम करना। ऐसा ही डिक्लेरेशन आसियन कंट्रीज ने भी लॉन्च किया था, उसे बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बिम्स्टेक भी लॉन्च हुआ था, मगर अगर मरीन लिटर की बात हो तो बैंकॉक डिक्लेरेशन मरीन लिटर से भी रिलेटेड है। अब BEPS ये क्या है? इनिशिएटिव OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, G20 द्वारा। ये बेसिकली मल्टीलेटरल टैक्स की कन्वेंशन है। अब कई कंट्रीज में क्या होगा, सपोज एक कंट्री ए, कंट्री बी है। अब ए कंट्री में कोई कंपनी पैसा कमा रही है, मगर उसमें कंट्री में टैक्स ज्यादा है और बी कंट्री में टैक्स कम है, तो वो क्या करेगी, कंट्री कमाएगी तो ए से, और वो अपनी जो कमाई है वो शो कर देगी कंट्री बी से, क्योंकि वहां पर टैक्स कम है, और उससे टैक्स की चोरी करेगी। तो ये इनिशिएटिव है कि बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जहां पे आप कमा रहे हो वहां से टैक्स की चोरी ना हो सके, बेस का इरोजन नहीं हो सके, और टैक्स उस कंट्री को मिले जहां से वो कमाई हुई है। ठीक है, इसका मकसद ये है। अब FATF ये साल न्यूज में बहुत था, तो इसके 39 मेंबर्स हैं। 39 मेंबर्स का मतलब ही नहीं 39 कंट्रीज मेंबर है, इसके कंट्रीज मेंबर है 37, और 2 ऑर्गेनाइजेशन, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन। ये जो फॉर्म हुआ था, इंडिया भी इसका मेंबर है, जिसका हेडक्वार्टर है वो है पेरिस के OECD सेक्रेटेरिएट में। इसका फॉर्मेशन 1989 में हुआ था G7 के इनिशिएटिव पे। इसका काम क्या है, टैकल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, इसे ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा गया था, ब्लैक लिस्ट में मांग हो रही थी। ठीक है, अब ये इसकी ये CICA यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर फॉर एशिया। ठीक है, इसकी हर 4 साल में मीटिंग होती है। ठीक है, अब इसका मेंबर बनने के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद बता रहा हूँ आपको। 4 साल में मीटिंग एक बार होती है, इसका फुल फॉर्म बता दिया। अब इसका मेंबर बनने के लिए आपसे पूछ सकते हैं कोई भी मेंबर बन सकता है, नहीं, इसका मेंबर बनने के लिए आपकी कोई भी टेरिटरी एशिया का पार्ट होना चाहिए, तभी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। प्रोटॉन थेरेपी, ये न्यूज में थी, अभी वाइस प्रेसिडेंट ने ये लॉन्च करा है अपोलो हॉस्पिटल में चेन्नई में। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे हम कोई भी ट्यूमर वगैरह होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे का यूज करते हैं,
ठीक है। मगर एक्सरे के यूज से क्या होता है कि वो एक्सरे उस ट्यूमर के साथ साथ आसपास के जो सेल्स होते हैं उसे भी हार्म करता है। मगर ब्रैग स्पीक में प्रोटॉन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटॉन क्या होगा कि अब प्रोटॉन वाली चीज में क्या होगा, आसपास के सेल्स पे हार्म नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जो पूरी एनर्जी है वो ट्रांसफर करेगा उसी पॉइंट पे, उसके मान जिसमें एग्जिट पॉइंट नहीं होगा। सपोज एक ट्यूमर है, अब उस पर क्या हुआ, एक्सरे ने अटैक करा, तो वो एक्सरे उसको पार करते हुए बाहर निकलेगा ना, तो उसके पीछे वाले सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। जबकि इसमें क्या होगा, प्रोटॉन अटैक करेगा तो ब्रैग स्पीक के द्वारा, ब्रैग स्पीक में क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे एनर्जी अपनी पूरी यूटिलाइज कर देना, तो वो उस पॉइंट पे ट्यूमर पे सारी एनर्जी यूटिलाइज कर देगा और कोई एग्जिट रे निकलेगी नहीं। ठीक है, तो ज्यादा सेफ मगर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। अभी इसका डेवलपमेंट और है, स्टार्ट हो गया है, मगर अभी और भी इसमें रिसर्च करनी है और भी इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, अब फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन मैंने बताया था इससे पहले आपके लेक्चर में कि गोल्डन राइस में हम क्या करते थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन ए की कैपेसिटी बढ़ाते थे जिससे विटामिन ए लोगों को मिल सके। अब ऐसे ही है कि एक रिपोर्ट निकली थी कि 60% ऑफ इंडियन अपने डेली रिक्वायरमेंट का डाइटरी अलाउंस नहीं ले पाते, जितनी उसका उनको रिक्वायरमेंट होती है ना वो नहीं ले पाते हैं। तो क्या हुआ, एक कोपेनहेगन कंसेंसस है, वो कहता है कि अगर हम 1 रुपये खर्च करें फूड फोर्टिफिकेशन में, तो हमें 9 टाइम्स बेनिफिट मिलेगा, 9 रुपए का बेनिफिट मिलेगा हमारी जीडीपी में। तो ये डील क्या करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, विटामिन ए, B12, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम वगैरह या आयंस वगैरह को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड की कैपेसिटी बढ़ा देना जिससे वो न्यूट्रिएंट्स की उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। अब टीबी क्या होता है, टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, हम जानते हैं। तो अब ये सबसे पहले पूछ सकते हैं क्या ये वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, किस टाइप का डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है। तो ये डिजीज कॉज होता है बैक्टीरिया का। इंडिया का टारगेट है कि हम 2025 तक इसको एलिमिनेट कर दें। और निक्षय एक गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है जिससे ये ऑर्गेनाइज करती है, देख रेख करती है कि ये कैसे प्रोसेस हो रही है। इसका काम ये है, निक्षेप पोर्टल गवर्नमेंट का टीबी से रिलेटेड, याद रखना बस आपको, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये मल्टीपर्पस मल्टी स्टेट प्रोजेक्ट है। इसमें क्या हुआ कि गर्मियों में पानी की कमी होती है, तो जिस रिवर में पानी होगा उसको लिफ्ट करके दूसरी रिवर तक पहुंचा देना, दूसरे कैनाल तक पहुंचा देना। अब इसे लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये रिवर जहां से पानी पहुंचाया जा रहा है वो नीचे वाले लेवल पे, और जहां पहुंचाया जा रहा है वो हाई लेवल पे, तो इसमें पंप का इस्तेमाल होगा जिससे पानी को पंप कराया जाए। तो इसमें कई गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है, कई सबसे बड़ी टनल्स बनाई गई हैं इसमें। जो पंप इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी कैपेसिटी 139 मेगावाट तक है। ठीक है, और ये इसमें क्या होगा, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे ज्यादा यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पावर डेफिशिएंट प्रोजेक्ट है। पावर डेफिशिएंट मतलब अगर आप 100 किलोवाट की एनर्जी बना रहे हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट से, क्योंकि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, तो पानी का मतलब नहीं इसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर 150 किलोवाट इस्तेमाल भी करी जा रही है इन पंपों को चलाने के लिए। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। ठीक है, अब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसमें क्या हुआ था कि ये टारगेट दिया है गवर्नमेंट द्वारा कि आप अपनी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन कम करें, पोल्यूशन का लेवल कम करें, फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाएं जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाए ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। ठीक है, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के द्वारा फॉर्म किया गया था। इसका मकसद क्या है कि बेसिकली जो सब्सिडी वाला खाना होता है वो सप्लाई करना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है, उसका देखरेख करना। इसके लिए अभी फिलहाल शांता कुमार कमेटी बैठाई गई थी, जिससे हम जानते हैं कि हमारे फूड जो वेयर हाउसेज वगैरह होते हैं फूड कॉर्पोरेशन के, उसमें वेस्टेज वगैरह बहुत हो रही है, तो इसलिए कमेटी बैठाई थी कि कैसे हम वेस्टेज को रोक सकें और एफिशिएंसी बढ़ा सकें। ठीक है, और ये जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बता दी कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये कमेटी बैठाई गई है जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टेज वगैरह बहुत होती है फूड अनाज की, इसलिए। ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ाई जाए जिससे सरकार का खर्चा भी कम हो सके। किस ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक एक्ट के द्वारा लाई गई है। किस एक्ट के द्वारा, FC एक्ट 1964। अब बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग तो मैंने बता ही चुका था आपको, ये दोबारा आ चुका है तो इससे छोड़ते हैं। ठीक है, अब आता है केरला रेजिडेंट प्रोग्राम। ये क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या करा कि केरला में आजकल डिजास्टर बता रहे हैं, फ्लड्स वगैरह, तो क्या हुआ कि ऐसे लोन का सैंक्शन करा वर्ल्ड बैंक ने, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला भी पार्ट है,
जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केरला का उसको डिजास्टर से रेजिलिएंट बना सके, डिजास्टर को झेलने लायक बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुल वगैरह हुए, रोड वगैरह हुए, और जो पब्लिक यूज के जितने भी चीजें हैं उनको रेजिलिएंट बनाया जा सके। ठीक है, तो ये अब पूछा जाएगा कहाँ पे लॉन्च किया गया रिसेंटली रेजिलिएंट प्रोग्राम, तो वो करा है केरला में। किस कौन कौन पार्ट है? वर्ल्ड बैंक, जीओआई और गवर्नमेंट ऑफ केरला। वर्ल्ड बैंक लोन देती है। ठीक है, अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? रिसेंटली टंजस्टन डाइसिलाइनाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला WSE2 है, टंजस्टन डाइसिलाइनाइड। इसका काम क्या है? प्रॉपर्टी एनहांस कर दी गई है इसकी। अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? इसमें क्या होता है? वो डिवाइसेज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, जो जिनका काम होता है सोर्स डिटेक्ट या लाइट का, जो डिवाइसेज जिनका लाइट से रिलेटेड रिलेशन है, उसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काउंट करा जाता है। ठीक है, तो वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काउंट करी जाती है। तो रिसेंटली टंजस्टन डाइसिलाइनाइड की प्रॉपर्टी एनहांस करी गई है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक।